हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के डिप्लोमेटिक लेवल पर जो रेड लाइंस है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, उसको लेकर। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक लेवल पर रेड लाइंस को ब्रीच किया गया है, जिस तरीके से कुछ देशों ने भारत के डिप्लोमेटिक रेड लाइंस को अक्सर क्रॉस किया है, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि ये रेड लाइंस क्यों, कैसे बनाई जाती हैं और भारत इनको किस नज़रिए से देखता है। सबसे पहली बात, एक फॉरेन पॉलिसी लेवल पर कोई भी देश पहली तो कभी भी किसी भी देश के बनाए हुए रेड लाइंस, जिसको एक साधारण लैंग्वेज में लक्ष्मण रेखा बोला जाता है, उसको पहली बात तो क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि हर देश कुछ ऐसे पॉइंट्स को पूरे विश्व के सामने अक्सर उजागर करके बताता है कि हम नहीं चाहते कि आप इन पर्टिकुलर विषयों के बारे में पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करें, क्योंकि ये हमारे अपने अंतर्राज्यीय मामले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कश्मीर का मसला, हम कहते हैं कि कश्मीर का मसला आज की डेट में भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। इस मसले का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान ने इलीगली कश्मीर का एक हिस्सा ऑक्यूपाई करके रखा है। चर्चा भारत और पाकिस्तान के बीच में ये होगी कि कश्मीर का वो हिस्सा वो लोग पहली बात कब लौटाएंगे। जहाँ तक बांग्लादेशियों का सवाल आपने कहा, जो भी विदेशी नागरिक हमारे देश में रहते हैं, अब हम नहीं चाहते कि इस रेड लाइन को कोई भी देश पहली बात तो ब्रीच करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, आप इसका रिस्पेक्ट कीजिए ताकि हम आपके भी इश्यूज़ के रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन कई बार हमने देखा गया है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रेड लाइंस का वायलेशन अक्सर पाया जाता है। अब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बार आपने देखा होगा कि कश्मीर को लेकर ऊट पटांग चर्चाएं उसने करी हैं। वो चर्चाएं इसलिए हुई हैं क्योंकि कश्मीर की जो रेड लाइन है अमेरिका ने पहली बात तो ब्रीच करने की कोशिश करी है। इसके ब्रीच से भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में जो ट्रस्ट था वो भी काफ़ी बहुत गहरे मात्रा में टूटा भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, कोई भी देश कभी भी किसी दूसरे देश की रेड लाइन को डायरेक्टली जंप करके ब्रीच नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इससे उसको एक इमीडिएट लेवल पर खंडन मिलेगा। इसी रीज़न से जब कोई देश को किसी दूसरे देश की रेड लाइन को ब्रीच करना होता है तो वो बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप पहले तो रेड लाइंस को आइडेंटिफाई करके ब्रीच करने की कोशिश करता है। वो एक हल्की सी स्टेटमेंट देके ये कोशिश करेगा जानने की कि दूसरे देश की तरफ से रेजिस्टेंस क्या आया है। वो ये देखेगा कि दूसरा देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो ये देखेगा कि दूसरे देश ने रिएक्शन के साथ साथ किस प्रकार के कॉस्ट्स को इम्पोज किया है हमारे ऊपर, और इसके तहत वो पहली बात बिना किसी बड़े कॉन्फ्रंटेशन को ट्रिगर करे हुए छोटे छोटे स्टेटमेंट्स के थ्रू, छोटी छोटी हरकतों के थ्रू एक ट्रिगर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को जानने की कोशिश करेगा। दूसरा, ग्लोबल लेवल पर आज की डेट में हम बात करते हैं जब रेड लाइंस को ब्रीच करने की, सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि अन्य देशों के भी, तो ये जो स्लो टेस्टिंग वाला पूरा मैकेनिज्म है ये हर जगह पहली बात तो पाया गया है। कंट्रीज छोटे छोटे स्लो तरीके से एक्सीडेंट्स के तहत, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के तहत, किसी तरीके के रूटीन छोटे मोटे स्टेटमेंट्स के तहत छोटे छोटे रिएक्शंस को जज करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे इंक्रीमेंटल लेवल पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर उनको किसी भी स्टेप पर कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो वो इमीडिएटली उसी समय उस पर्टिकुलर स्टेप को रोक देते हैं, वहाँ पर उस देश के रिस्पॉन्स को असर्टन करके फिर एक नई रणनीति बनाकर फिर कोई डिसेप्टिव लैंग्वेज का प्रयोग करके फिर आगे धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जब हम भारत की बात करते हैं तो पहली बात, भारत हमेशा किसी भी प्रकार के इवन छोटे से छोटे इस प्रकार के टेस्टिंग को भी बहुत अग्रेसिवली, सीरियसली और पॉजिटिव तरीके से देखता है। दूसरा, भारत के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये बात पता है कि किसी भी तरीके का ये जो टेस्टिंग की जा रही है ये एक तरीके से हम इसको ओपन थ्रेट ही मानते हैं। इसी रीज़न से हम किसी भी इस इंसिडेंट को यहाँ पर एक छोटा आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि उसको दूसरे देश की तरफ से एक लार्जर पैटर्न ऑफ बिहेवियर के तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। हमारा फोकस ये रहता है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ट्रेंड को समझना रादर देन केवल और केवल उस इवेंट को जानना, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं देखने की कि ये देश इस प्रकार की स्टेटमेंट्स और गतिविधियों के तहत पहली बात तो क्या ट्रेंड पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक मैच्योर डिप्लोमेटिक प्लेयर होने के नाते ऐतिहासिक तौर पर हमेशा रिस्ट्रेंट प्रेफर करता आया है। भारत की पोजीशन हमेशा से क्लियर रही है कि हम कभी भी किसी दूसरे देश की रेड लाइंस को वायलेट नहीं करेंगे।
हमें हमेशा से ये रहा है कि अगर किसी दूसरे देश के खुद के भी मान लीजिए किसी प्रकार के कोई रेड लाइंस हैं, तो हम पहली बात तो उन रेड लाइंस को बिना किसी तरीके से वायलेट करते हुए ये इंश्योर करेंगे कि इंगेज करें, उन रेड लाइंस को समझें। और आज उन्हीं रेड लाइंस को समझ के हम कोशिश करते हैं कि भारत कभी भी ना तो दूसरे देश की रेड लाइन वायलेट करेगा और ना चाहेगा कि हमारी भी रेड लाइन को कोई वायलेट करे। इस रीज़न से आप देखिए कि एक स्ट्रैटेजिक थिंकर हैं हरमन कैन करके। हरमन कैन कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से डिप्लोमेसी में एस्केलेशन को रोकने की आवश्यकता है, और एस्केलेशन आज की डेट में बढ़ता है जब आप किसी भी दूसरे देश की रेड लाइन को पहली बात तो वायलेट करते हैं। और वो ये भी तक कहते हैं कि हरमन कैन का मानना है कि ग्रेजुअल लेवल पर जो स्लो टेस्टिंग भी हो रही है, ये स्लो टेस्टिंग भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रिस्की होती है, क्योंकि किसी भी देश को अपने इस स्लो टेस्टिंग के मैकेनिज्म को भी आइडेंटिफाई करके पकड़ने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इस रीज़न से आप देखिए कि अक्सर जब कभी तुर्की आज कश्मीर घाटी के बारे में चर्चा करता है और कहता है कि हम कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, कश्मीर में भारत जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहा है, तो यही एक रीज़न है कि अगर आपने हमारे इस रेड लाइन को रिपीटेडली वायलेट किया है तो फिर भारत भी इसी तरीके से तुर्की के अंदर के जो खुद के उसके डिप्लोमेटिक रेड लाइन्स हैं, वो चाहे आज की डेट में ग्रीक के साथ, सिप्रस के साथ, किसी भी तरीके से जो उनके खुद के इंटरनल इश्यूज़ हैं, हम भी उनके बारे में फिर चर्चा करते हैं। पर यहाँ पर हरमन कैन का, जैसा मैंने आपको बताया, मानना क्या है? उनका मानना यही है कि किसी भी तरीके से ये जो रेड लाइन्स का वायलेशन होता है ये स्टेबिलिटी को इंड्यूस नहीं करता। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप आज की डेट में ग्लोबल स्टेबिलिटी की चर्चा करते हैं तो ग्लोबल स्टेबिलिटी केवल और केवल एक ही तरीके से आती है, और वो ये है कि हर देश को दूसरे देश के रेड लाइन्स को समझना चाहिए। पर अंत में इस पूरे डिबेट के एक सवाल अक्सर ये उठता है, आफ्टर ऑल अगर इतनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी डिप्लोमेटिक रेड लाइन्स को ब्रीच करने से आती है तो फिर ये आफ्टर ऑल देश करते क्यों हैं? क्योंकि समझिए, मैंने आपको एक पॉइंट बताया, यहाँ पर देश आज इसलिए डिप्लोमेटिक रेड लाइन्स को ब्रीच करते हैं क्योंकि उसके तहत वो स्लो टेस्टिंग के बेसिस पे एक ऐसा मैप प्रिपेयर करना चाहते हैं कि देश को आफ्टर ऑल ट्रिगर क्या क्या करता है। यहाँ पर वो दूसरे देश के ट्रिगर रिस्पॉन्सेस को, दूसरा देश किस चीज़ से इरिटेट होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसको लॉन्ग रन में वो देश अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाकर इवेंचुअली उस देश के साथ एंगेजमेंट के टाइम पर आर्म ट्विस्टिंग कर पाए। अब आज क्योंकि अमेरिका को ये बात पता है कि भारत कश्मीर के मुद्दे को लेकर किसी प्रकार की चर्चा अमेरिका से नहीं चाहेगा, इसी रीज़न से भारत को इरिटेट करने के लिए, भारत को आर्म ट्विस्ट करने के लिए जब अमेरिका ये कोशिश करता है कि वो कश्मीर मुद्दे के बारे में, मीडिएशन के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं करता है, इंटरनेशनलाइजेशन करता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें उसको एज मिल रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो एज के बजाय अमेरिका जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के संबंधों में जो डिप्लोमेटिक ट्रस्ट को रिड्यूस कर रहा है, उस ट्रस्ट के रिडक्शन से अमेरिका ही लॉन्ग रन में एक लूज़र होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर है कि ये प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं किसी भी तरीके से एक पॉजिटिविटी बिल्ड नहीं करती। तो बेस्ट यही रहता है कि आप हर एक देश के डिप्लोमेटिक रेड लाइन्स को समझें और समझने के बाद उनको किसी भी तरीके से ब्रीच ना करें। धन्यवाद।